दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 20, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए दैनिक जीवन कौशल। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 277। अध्याय 20, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए दैनिक जीवन कौशल। नंदिनी रावल। प्रस्तावना। 18 वर्षीय रीना सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती क्योंकि वो साज सिंगार की गतिविधियां नहीं जानती। 20 वर्षीय विवेक रेस्तरां में नहीं जाता क्योंकि वो कांटे व छुरी के प्रयोग में सहज महसूस नहीं कर पाता। कक्षा 2 की शीला को स्कूल से घर वापस भेज दिया गया क्योंकि वो शौचालय का ठीक से उपयोग नहीं करती थी। ये तीनों ही व्यक्ति दृष्टिबाधित हैं और एक ऐसे कार्यों को करने में असमर्थ हैं जिनको करना दृष्टिवान व्यक्ति स्वतः ही सीखते हुए प्रतीत होते हैं। यही कार्य दैनिक जीवन कौशल या दैनिक जीवन की क्रियाएं कहलाते हैं और इनमें मानव जीवन और संबंध विषयक सब कुछ सम्मिलित है। ये वे मूल गतिविधियां हैं जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसी सैकड़ों गतिविधियां हैं जिनका निष्पादन एक व्यक्ति सुबह जागने समय से लेकर रात सोने के समय तक करता है। दृष्टिवान व्यक्ति दूसरों को देखकर सामान्यतया स्वयं ही इन गतिविधियों को करना सीख लेते हैं। दैनिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा निरीक्षण और दूसरों की नकल करके सीखा जाता है क्योंकि इन गतिविधियों में दृष्टि द्वारा स्थिति को समझना सम्मिलित है। अतः एक दृष्टिबाधित व्यक्ति इन्हें स्वयं ही नहीं सीखता। अपनी शेष इंद्रियों से उसे इस बात का तो कुछ आभास हो सकता है कि क्या कुछ हो रहा है, किंतु वो उसकी सही प्रक्रिया नहीं सीख पाता। दैनिक जीवन कौशल उन क्षमताओं की ओर इंगित करते हैं जो हमें दूसरों की सहायता के बिना या कम से कम सहायता के साथ स्नान, शौच, मुंह हाथ धोने, भोजन करने, बाजार से वस्तुएं खरीदने, पैसों के रखरखाव जैसी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को करने में सहायक होते हैं। संवेदी प्रशिक्षण के साथ अनुस्थिति ज्ञान और चलिशून्यता कौशल और दैनिक जीवन कौशल का एक ऐसा त्रय है जो व्यक्ति को स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने और स्कूल जाने तथा संबंधियों और मित्रों से मिलने जैसी सामाजिक और सामुदायिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने योग्य बनाता है। पृष्ठ 278। जैसे कि रीना या विवेक के संदर्भ में देखा जा चुका है कि विश्वास की क्षति दृष्टि की क्षति से संबंधित होती है, फिर भी ऐसे व्यक्ति के दैनिक जीवन कौशलों को अवरुद्ध कर देती है। विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक, अभिभावक, भाई बहन, संबंधी अथवा मित्र दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दैनिक जीवन कौशलों या दैनिक रहन सहन की क्रियाओं में प्रशिक्षित करने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार दैनिक जीवन कौशलों में प्रशिक्षण देने के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से होने चाहिए।
नंबर 1, दृष्टिबाधित व्यक्ति को न्यूनतम बाहरी सहायता देते हुए और सुरक्षा पूर्वक अपनी दैनिक गतिविधियों को निष्पादित करने योग्य बनाना। नंबर 2, उसे सभी कार्यात्मक गतिविधियों में आत्मनिर्भर बनने में सहायता देना। नंबर 3, सामाजिक रूप से एकीकृत होने के लिए उसमें विश्वास जागृत करना। नंबर 4, स्वस्थ व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों को विकसित करने योग्य बनाना। नंबर 5, स्वयं की देखभाल करने और गृह प्रबंधन की वैज्ञानिक विधियां सिखाना। नंबर 6, घर, स्कूल और अन्य संबद्ध परिवेशों में आवश्यक सुरक्षा सावधानियों से परिचित कराना। नंबर 7, व्यक्ति को अच्छी तरह से बनना संवरना सिखाना। नंबर 8, देखभाल करने वालों पर निर्भरता कम करना। नंबर 9, आर्थिक स्वतंत्रता समेत व्यापक पुनर्वास में गति लाना। नंबर 10, सकारात्मक आत्मछवि का विकास करना। इस प्रकार दैनिक जीवन कौशलों में वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति को इन गतिविधियों में प्रशिक्षित करके हम उसे अपनी दैनिक क्रियाओं में आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और अधिक विश्वस्त होने के योग्य बनाते हैं। यद्यपि अपने आप में ये गतिविधियां सब कुछ नहीं है, किंतु ये निश्चित रूप से पूर्ण सार्थक और व्यापक पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है। आज दृष्टिबाधितों के लिए दैनिक जीवन कौशल और क्रियाएं उन्हें समस्या निराकरण में निपुणताएं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और अपने जीवन में सक्रिय बनाने में प्रशिक्षण देती हैं। दृष्टिवान बच्चे निरीक्षण द्वारा और नकल करके अपनी आयु की स्थिति के अनुसार सीखते हैं। ऐसा हो सकता है कि दृष्टिबाधित बच्चों की आयु अधिक हो जाए, किंतु उन्होंने वे दक्षताएं न सीखी हो जो दूसरे बच्चों ने सीखी हैं। इसका कारण ये होता है कि उनकी दृष्टि अक्षमता और दूसरों को देखकर नकल करने और पुनर्रिपीट और पूर्वानुमान लगाने की अक्षमता। पृष्ठ 279। इस प्रकार अभिभावक या शिक्षक या बच्चे के शुभचिंतक के रूप में हमें ये निश्चित करना होगा कि दृष्टिबाधित बच्चे की उन सभी अनुभवों तक पहुंच हो जिन तक दृष्टिवान बच्चे की पहुंच हो सकती है। दृष्टिबाधित बच्चे को कोई विशिष्ट दैनिक जीवन कौशल कब सिखाया जाए, इसके विषय में कोई विशेष नियम नहीं है। आप दृष्टिबाधित बच्चे को ये कौशल तब सिखा सकते हैं जब वो इन्हें सीखने के लिए तैयार प्रतीत हों, किंतु बच्चे को अति संरक्षण देने से बचें। हालांकि बच्चे को खतरे वाली और हानिकारक स्थितियों से अवश्य बचाना चाहिए। माता पिता अक्सर बच्चे को ऐसे बहुत से काम करने से रोक देते हैं जो वे आसानी से कर सकते हैं। ये बच्चे के सीखने के मार्ग में बाधक बन सकता है और उसे अनावश्यक रूप से दूसरों पर निर्भर बना सकता है। किंतु इस संबंध में प्रशिक्षण निम्न अन्य कारकों पर भी निर्भर होगा, जैसे कि व्यक्ति की आयु, वो आयु जब व्यक्ति ने दृष्टि खोई या दृष्टि खोना शुरू किया, दृष्टि क्षतिपूर्ण है अथवा व्यक्ति के पास प्रयोग योग्य दृष्टि शेष है, व्यक्ति की पृष्ठभूमि, ग्रामीण, शहरी, समुदाय, धर्म, आर्थिक, सामाजिक स्थिति आदि। क्या व्यक्ति को कोई अतिरिक्त विकलांगता है? दैनिक जीवन कौशल के मुख्य क्षेत्र निम्न हैं। उनकी सभी आयु वर्गों के लिए आवश्यकता है, किंतु अलग अलग आयु वर्गों के लिए प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होंगी। बच्चों को सहायता की आवश्यकता होगी और वयस्कों को जितना जल्दी हो सके स्वतंत्र रूप से इन क्रियाओं को करने के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। समस्त दैनिक जीवन की क्रियाओं में प्रशिक्षण के लिए दूसरी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। भोजन करने संबंधी कौशल, ये एक महत्वपूर्ण दैनिक जीवन व रहन सहन की क्रिया है जिसका प्रशिक्षण शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ होना चाहिए। भोजन का समय आनंददायक होना चाहिए और ये सामाजिक दक्षताएं विकसित करने का अच्छा अवसर सुलभ करा सकता है। पृष्ठ 280। हालांकि सही तरीके से भोजन करना कई बार दृष्टिबाधितों के लिए कठिन और तनावपूर्ण अनुभव हो सकता है। बच्चों को विभिन्न गंधों, स्वाद और टेक्सचर्स का आनंद लेने का अवसर प्रदान करें। उन्हें भोजन को ठीक से चबाने, करीने से खाने, बिना बिखेरे या आवाज किए पेय पदार्थ पीने, विभिन्न भोज्य पदार्थों में भेद करने, भोज्य पदार्थों को व्यवस्थित करने व परोसने, छुरी, कांटे, चम्मच व क्रॉकरी का सही उपयोग करने, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने आदि का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। संभव है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति अपरिचित व्यक्तियों और परिवार की अपेक्षा अलग से शिक्षक की सहायता से भोजन करने के कौशल सीखना चाहे। जहां तक संभव हो, दैनिक कौशल सिखाते समय बच्चे के साथ वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। वास्तविक वस्तु बच्चे को संबद्ध प्रत्यय समझना सरल बात बना देती है और वो उसका प्रयोग अधिक सरलता से सीख लेता है।
इस प्रकार वास्तविक वस्तु से यथार्थ प्रत्ययों के निर्माण में सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ, दृष्टिबाधित बच्चे को कटे हुए फल खाने से पूर्व केले के गुच्छों और फलों को जानना सीखना चाहिए। थोड़ी बड़ी आयु के बच्चों के लिए थाली में भोज्य पदार्थों की स्थिति की जानकारी देने के लिए घड़ी के अंकों का प्रयोग करें, जैसे रोटी 6 अंक पर, आलू 3 के। खाने की मेज सजाना, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, रीति रिवाजों, खाने की विविध विधियों, उदाहरण के लिए चपाती हाथ से खाना किंतु आइसक्रीम चम्मच से, आदि का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। खाने के बाद सफाई, बर्तनों को इकट्ठा करना व धोना, मेज या फर्श को पोंछना, रसोई घर की सफाई करना आदि ऐसी दक्षताएं हैं जो सभी आयु वर्गों के लिए उपयोगी हैं। व्यक्तिगत देखभाल, शरीर की सफाई, शौच क्रियाएं, कपड़े पहनना व उतारना, कपड़ों का चुनाव और उनकी देखभाल, साज सज्जा, सौंदर्य प्रसाधन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चे को स्वच्छता पूर्वक और ठीक से हाथ मुंह धोने और दांत साफ करने का प्रशिक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रशिक्षण स्पर्श और मार्गदर्शन तथा नियमित अभ्यास द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके लिए कृत्रिम स्थितियों की अपेक्षा स्वाभाविक स्थितियों का प्रयोग करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब बालक भूख महसूस करता हो तो उसी समय उसे चबाना सिखाएं। जब बालक शौच की आवश्यकता इंगित करता है तब उसे कपड़े उतारना और पॉट के प्रयोग तथा कपड़े पहनने की दक्षताओं का प्रशिक्षण दें। पृष्ठ 281। स्नान का समय शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए अपने शरीर के अंगों को जानने का बहुत अच्छा अवसर होता है। सुगंधित साबुन और बुलबुला स्नान के समय को और अधिक रुचिकर बना सकते हैं। वयस्क दृष्टिबाधित व्यक्तियों को गोपनीयता में स्नान करने और सम्मानपूर्वक कपड़े बदलने के महत्व को सिखाना आवश्यक होता है। उस व्यक्ति के अंदर और बाहर के कपड़ों, पुरुषों और महिलाओं के वस्त्रों, कपड़े पहनने के तरीकों और वेशभूषा की वर्तमान शैलियों आदि विभिन्न क्रियाओं में भेद करने का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित बालक के लिए उचित वस्त्रों के बारे में ठीक से जान लेना उपयोगी होगा। कब जीन्स और मजबूत जूते पहनने चाहिए और कब किसी पार्टी में जाने की पोशाक नहीं पहननी चाहिए आदि। व्यक्ति को ये सिखाया जाना चाहिए कि वो किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से कपड़ों के अंदर विभिन्न आकार के बटनों को लगवाकर अपने कपड़ों को आसानी से पहचान सकता है। उसे ये भी समझने की आवश्यकता होगी कि पहनने वाले कपड़े सीधे हैं या उल्टे। पहनने के वस्त्र पहचानने का एक तरीका ये हो सकता है कि ब्रेल के लेबलों को कपड़ों के किनारों पर सिल दिया जाए या पिन से जोड़ दिया जाए। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कपड़ों पर अलग अलग तरह के उभरे चिन्ह बना दिए जाएं, जैसे लाल रंग की सलवार के लिए सितारा चिन्ह आदि। पहले अपने दृष्टिवान साथी से ये पता कर लें कि आपके कौन कौन से कपड़े एक दूसरे से मैच करते हैं और फिर इस प्रकार मैच करने वाले कपड़ों को सदा एक साथ ही रखें। अच्छा होगा कि आप अगले दिन बदलने वाले कपड़ों को पहले से ही अलग करके रख लें। दिन के लिए तैयार होने में कई बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे शेव करना, श्रृंगार करना और बाल बनाना तथा सलीके से कपड़े पहनना। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर रिमूवर, शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, विभिन्न प्रकार के पाउडरों, क्रीमों और बालों में लगाने वाले तेलों के बीच अंतर करना सिखाना चाहिए। मेकअप की सामग्री का उपयोग कम दृष्टि या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए काफी कठिन हो सकता है, परंतु पर्याप्त अभ्यास द्वारा इसमें कुशलता प्राप्त की जा सकती है। पृष्ठ 282। हम यहाँ कुछ ऐसे सुझाव देना चाहेंगे जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। श्रृंगार प्रसाधनों पर ब्रेल लेबल लगाएं या कोई और निशानी रख लें, जिससे आप उनके रंगों आदि को बिना किसी दूसरे की सहायता के पहचान सकें। चेहरे के विभिन्न भागों की सहायता से ये निर्धारित करें कि प्रसाधन सामग्री को कहाँ तक लगाना है। जैसे भौहों का किनारा ये निर्णय करने के लिए एक उपयोगी स्थान हो सकता है कि आई शेडो कहाँ तक लगाई जानी चाहिए। इस विधि का अभ्यास करें। आरंभिक प्रयासों में अपने विशेष परिचित या पारिवारिक सदस्य जैसे दृष्टिवान व्यक्ति की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें। दृष्टि के अभाव में शेव करना एक भयावह अनुभव लग सकता है, किंतु वास्तविकता ये है कि दृष्टि के बिना शेव करना अधिकतर व्यक्तियों के लिए ज्यादा कठिन नहीं होता। चेहरे को हाथ से छूकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कहाँ शेव करनी है, कहाँ नहीं।
सलीके से तैयार व्यक्ति को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। अतः आवश्यक है कि सभी शिक्षक और परिवार के सदस्य ये सुनिश्चित करें कि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी अच्छी तरह से तैयार हो। बहुत कम माता पिता या शिक्षक भी उन जीवन कौशलों की चर्चा करने में सहज महसूस करते हैं जिनका संबंध सेक्स, गुप्तांगों या संबद्ध विषयों से हो। दृष्टिबाधित महिलाओं को गोपनीयता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता, विशेष रूप से मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के विषय में समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें वैक्सिंग और बालों को हटाने जैसी गोपनीय बातों के प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रकार उन्हें गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के पालन पोषण से संबंधित दैनिक कौशलों की सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। लड़के और लड़कियों दोनों को ही सेक्स, गर्भ निरोधक तथा संबद्ध मुद्दों और विशेष रूप से स्वयं को यौन शोषण से बचाने के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। पृष्ठ 283। आत्मसम्मान, शिष्टाचार, सामाजिक रूप से उचित व्यवहार। नमस्ते या आदाब या सत श्री अकाल जैसे सामाजिक शिष्टाचार सिखाना भी महत्वपूर्ण है। सही समय पर और जिसका अभिवादन करना है उसकी ओर चेहरा करते हुए सुप्रभात या सुसंध्या ठीक से कहना सिखाना भी महत्वपूर्ण है। दृष्टिबाधित व्यक्ति को ये भी बताया जाना चाहिए कि वो कैसा दिखाई दे रहा है और उसे अपनी शारीरिक स्थिति व चाल को किस तरह संतुलित रखना चाहिए। उसे ठीक से बैठना भी सिखाया जाना चाहिए, अर्थात पैरों को एक दूसरे से अलग न करके टखनों को एक साथ जोड़कर रखना या घुटनों को इकट्ठे रखना। उसे जानना चाहिए कि कुर्सी पर कैसे बिना आगे की ओर झुके बैठना चाहिए। इसी प्रकार लड़कियों को सलीके से बैठना सिखाया जाना चाहिए, अर्थात वे अपनी ड्रेस को ठीक से व्यवस्थित रखें, अपने दुपट्टे को सही तरीके से ओढ़ें और ये सुनिश्चित करें कि उनके अंदरूनी वस्त्र दिखाई न दें। दृष्टिबाधित व्यक्ति को ये भी सीखना चाहिए कि जन समूह में कैसे बोला जाए, श्रोता किस ओर हैं और बातचीत करते हुए किस समय कौन से भाव चेहरे पर आने चाहिए। कमरे में प्रवेश से पूर्व दरवाजा हल्के से खटखटाना तथा चल रही बातचीत में बाधा न डालना ऐसी सामाजिक शिष्टताएं हैं जिन्हें सिखाना आवश्यक है। व्यक्ति को परिवार, अपने साथियों और दूसरों के साथ संपर्क की कला भी सिखाई जानी चाहिए, जैसे दूसरों को कैसे पहचाना जाए और अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। उसे शारीरिक भाषा और संप्रेषण के गैर मौखिक संकेतों के विषय में भी जानकारी दी जानी चाहिए। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उचित समय पर ठीक से मुस्कुराना तथा अपने चेहरे पर उपयुक्त भाव लाना भी सिखाना चाहिए। मंच पर बोलने या अभिनय करने के लिए प्रोत्साहन से इन व्यक्तियों में संकोच को दूर किया जा सकता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। गृह प्रबंधन व सामान्य गृहचर्या। दृष्टि के बिना घर का प्रबंधन तथा खाने बनाने जैसी क्रियाएं सीखना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए अनुकूलित उपकरणों तथा स्पर्श और श्रवण के उपयोग के प्रशिक्षण की जरूरत है, जिससे स्पर्श और श्रवण द्वारा निर्धारित किया जा सके कि चूल्हे की आग किस दिशा में है और वस्तु कितनी गर्म है। आत्म सुरक्षा इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चूल्हे या गैस पर खाना बनाना सिखाने के लिए अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। पृष्ठ 284। तड़का लगाना, खाना पकाना, रोटियां बेलना, दालों को अलग अलग पहचानना, कुकर पर काम करना, मिक्सी, अवन, टोस्टर जैसे बिजली के उपकरणों का प्रयोग करना आदि को सावधानीपूर्वक सिखाया जाना चाहिए। इस संबंध में गंध, स्पर्श और स्वाद जैसी अन्य ज्ञानेंद्रियों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। गृह सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सभी चीजों को व्यवस्थित रखना, रसोई तक के रास्ते को बाधा मुक्त रखना और फिर वस्तुओं पर सही प्रकार से लेबल लगाना आदि कुछ उपयोगी सुझाव हो सकते हैं। यदि घर में दूसरे सदस्य हैं तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे जिस वस्तु को जहां से उठाएं उसे वहीं वापस रखें, ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति को उन वस्तुओं को ढूंढने में कोई कठिनाई न हो। कपड़े धोना सिखाने के लिए प्रक्षालन स्थान, धोने के साबुन तथा तरल साबुन और कपड़े धोने के ब्रश, बाल्टी, वॉशिंग मशीन, पानी के स्रोत, कपड़े टांगने की अलगनी, पिंस जैसी सहायक सामग्री की जानकारी होना आवश्यक है। अगला कदम कपड़ों को भिगोने, डिटर्जेंट डालने, कपड़े धोने, साफ करने, निचोड़ने, सुखाने, तह करने और सही स्थान पर रखने और इस्त्री करने जैसी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण है। साथ ही अपने कपड़े संभाल कर रखना सिखाना भी आवश्यक है।
बिस्तर बिछाना सिखाने के लिए पलंग या चारपाई की स्थिति, बिछौने की सही पहचान, गद्दे और चादर को बिछाना और व्यवस्थित करना, इनकी तह करना और सुबह अलग करना आदि का प्रशिक्षण कम महत्वपूर्ण नहीं है। खरीदारी नोट पहचानना और उनका प्रयोग। जब व्यक्ति दृष्टि खोने लगता है तो साधारण दैनिक क्रियाएं भी चुनौती जैसी लगने लगती हैं। अनुकूलित तकनीकों को सीखकर आप स्वतंत्र बने रहने में सक्षम हो सकते हैं। ये यातायात एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकता है। बसों के नंबर और उनके मार्ग याद रखने और सार्वजनिक यातायात के उपयोग से आत्मनिर्भरता बढ़ती है। खरीदारी और अन्य लेन देन के मामलों में रुपए पैसों का सही उपयोग सीखना सहायक होगा। विभिन्न सिक्कों और नोटों द्वारा मुद्रा को पहचानना और स्पर्श द्वारा विभेदन का शिक्षण इस दिशा में उपयोगी कदम होंगे। पृष्ठ 285। अवकाश काल का उपयोग और मनोरंजन। छोटे बच्चों में जिज्ञासा और रचनात्मकता बढ़ाने के खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः बच्चों के अभिभावकों को एकाकी खेल और अवकाश काल संबंधी गतिविधियों और सामाजिक खेलकूद जैसी गतिविधियों के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को भी खेल के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए सीखने का एक बड़ा स्रोत है। उन्हें ऐसी स्थितियां तथा वस्तुएं सुलभ करानी चाहिए जो बच्चे के लिए रुचिकर हों और उसे समझ में आने वाली हों। बोलते खिलौने तथा विभिन्न दिलचस्प तलों तथा आकार वाले खिलौने सुलभ कराएं। यदि कुछ खिलौने आवाज करते हों तो ये और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनसे बच्चों को ऐसे खिलौने तक पहुंचने की प्रेरणा मिलेगी जो उसने अभी तक छुए ही नहीं हैं। दृष्टिवानों की तरह ही हर आयु के दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी खेलकूद, अन्वेषण, शारीरिक गतिविधि, खेल भावना और प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी प्रकार यदि दृष्टिबाधित व्यक्ति दूसरों की तरह अपर्याप्त ध्यान रखता है तो वो सामान्यतः अधिक स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार यदि दृष्टिबाधित व्यक्ति दूसरों की तरह पर्याप्त ध्यान रखता है तो वो सामान्यतः अधिक स्वस्थ रहता है। दूसरी ओर वो व्यक्ति जो अति सुरक्षा के कारण बाहर टहलने या दौड़ने के लिए नहीं जाता और सदा घर में ही रहता है, उसे स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हो सकती हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति को अवकाश काल के महत्व और सही प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यदि वो पशु पक्षी पसंद करता है तो उसे पेट्स रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसे संगीत और नृत्य कला और शिल्प, वाचन, लेखन, वक्तव्य और नाटक आदि का रसास्वादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनुकूलित सॉफ्टवेयर तकनीक पर आधारित कंप्यूटर के उपयोगों से दृष्टिबाधित व्यक्ति सरलता से सूचना प्राप्त करने, नेट सर्फ करने या अपनी व्यावसायिक दक्षताओं और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। कंप्यूटरों की सहायता से वो ऐसे व्यवसाय अधिक सरलता से चुन सकता है जिसमें उसकी रुचि हो। निष्कर्ष। ऊपर वर्णित सभी दक्षताएं दृष्टिबाधित व्यक्ति को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से सिखाई जानी चाहिए। इन्हें सिखाने का सबसे उपयुक्त उपाय होगा दैनिक रहन सहन की इन क्रियाओं को उसके साथ निष्पादित करना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप स्वतः ही संबंधित शिक्षण क्रियाएं समझते जाएंगे। पृष्ठ 286। हर व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए आपको एक विशिष्ट रणनीति अपनानी होगी। इसका अर्थ है ये निर्णय करना कि कहां, कब और कैसे प्रशिक्षित किया जाए। पहले वर्णित कारकों के आधार पर ये रणनीतियां हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कोई व्यक्ति दैनिक रहन सहन की क्रियाएं कितनी अच्छी तरह से सीखता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे गतिशीलता और अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों के उपयोग का कितना अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के ये दोनों क्षेत्र संवेदी प्रशिक्षण एवं गतिशीलता शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। दैनिक रहन सहन कौशल का शिक्षण इन दोनों प्रकार के प्रशिक्षणों का अभिन्न अंग है। अमेरिका की नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के संस्थापक डॉक्टर जैकोबस ट्रेनब्रुक के अनुसार दृष्टिबाधिता मात्र दृष्टि का अभाव नहीं, समाज में फैली हुई भ्रांत धारणाएं और सूचना की कमी ही वास्तविक समस्या है। यदि दृष्टिबाधित व्यक्ति को समुचित शिक्षण और अवसर मिले तो दृष्टिबाधा केवल एक सिरदर्द मात्र रह जाएगी।